मेल न्यूट्रिशन की चुनौती है कि जो हम खाते हैं उसमें इतना पोषण होना चाहिए कि आदमी का शरीर जो है और स्वस्थ रह सके जो है। और इसलिए मित्रों, दो तीन बातों को मैं केवल जिक्र करना चाहूँगा कि एक दो और केवल कि 2027 तक दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हो जाएगा। अभी जो पॉपुलेशन का जो प्रोजेक्शन किया गया है तो 27 में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत होगा। परंतु खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। हमारे पास खाद्यान्न और नए नए जो शोध हो रहे हैं उतनी खेत में हम और ज़्यादा जो है उत्पादन करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन 60 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, यानी अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। ये जो अर्बनाइजेशन जो तेजी से बढ़ रहा है तो जो अर्बन एरिया में रहेंगे वो खेती में शामिल नहीं रहेंगे। ये जो और बड़े पैमाने पर गरीब लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। इसलिए जो मेल न्यूट्रिशन जो है इसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है। अब एक और देख रहा था कि हम लोग शोध पर कितना खर्च करते हैं, रिसर्च पर। इस साल के बजट में केवल 8,000 करोड़ का प्रावधान है। बेयर नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो एक साल में 20,000 करोड़ रुपया केवल रिसर्च पर खर्च करती है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि सब्सिडी देने से जितना विकास होता है, अगर एक बड़ी राशि रिसर्च पर खर्च करें तो उसका इकोनॉमी में 4-5 गुना ज़्यादा उसका लाभ होता है। जिससे रिसर्च हुआ, एक नई वेराइटी आ गई तो उत्पादन बढ़ गया। लेकिन चूंकि पैसे की एक सीमा रहती है, धन की सीमा रहती है, इसलिए सरकारों के लिए भी मुश्किल है कि रिसर्च पर कितना खर्च करें, बाकी पर कितना खर्च करें। तो मित्रों, एक तो जो भविष्य का रोड मैप है वो है वाटर कंजर्वेशन, कि ऐसी कृषि करें जिसमें जल का संरक्षण हो, जल का खर्च, पानी का जो खर्च है वो सबसे कम हो, पानी का इस्तेमाल जिसमें कम हो, वाटर कंजर्वेशन। दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बार बार हम लोग कहते हैं केवल धान गेहूं पैदा करने से आमदनी नहीं बढ़ेगी। और हॉर्टिकल्चर, इसमें फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री, और जो दक्षिण के राज्य हैं, पंजाब डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, वो फंसा रह गया केवल धान गेहूं में। लेकिन दक्षिण के राज्य, पश्चिम के राज्य, ये डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, जिसमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा, जिसमें आमदनी ज़्यादा है किसान को, उसकी ओर जा रहा है। इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा कि क्लाइमेट को, जलवायु परिवर्तन जिस तेजी से हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि पर हो रहा है। तीसरे, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर जो क्रॉपिंग है, जो कृषि का जो सिस्टम है, उसको उस इलाके में क्या चीज़ हो सकती है, जो चीज़ जिस इलाके में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है उसको प्रोत्साहित कर रही है। नहीं कि अनानास पटना में नहीं होगा तो भी अनानास के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ की खेती के लिए जो जिला या जो इलाका उपयुक्त है, वायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर कि जलवायु परिवर्तन, होने वाले जलवायु परिवर्तन को जो प्रभाव, उसको देखते हुए और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। फिर प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग। ये वैल्यू एडिशन तब होगा जब फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। फिर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, गोडाउन्स का बनाना, सॉर्टिंग के लिए, बाकी के लिए। ये जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे कम पूंजी निवेश हुआ इस देश के अंदर। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर किसान सब्जी पैदा करता, अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, आलू रखने, प्याज रखने, बाकी रखने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस साल के बजट में आपको मालूम है कि जो सेस लगाया गया है, एग्रीकल्चर सेस, जो सेस लगाया है, जिसे 30,000 करोड़ रुपया संभावना है कि इस साल प्राप्त होगा, वो पैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में वो पैसा खर्च किया जाएगा। और कोरोना काल में भी जो पैकेज अनाउंस किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल के अंदर